हेलो बच्चों, पिछले क्लास में हम लोग व्यापार शेष की मुख्य विशेषताओं का अध्ययन किए थे। आज हम लोग भुगतान शेष का अध्ययन करेंगे। व्यापार शेष जिस प्रकार से दृश्य मदों के बारे में, उसके आर्थिक आदान प्रदान के बारे में, लेन देन के बारे में ब्यौरा देता है, एक रिकॉर्ड है। उसी तरीके से भुगतान शेष दृश्य, अदृश्य और विभिन्न तरीके के एक पक्षीय अंतरण के आर्थिक लेन देन का रिकॉर्ड है। लेकिन इससे पहले हम लोग ये ज़रूर देखेंगे कि व्यापार शेष जो होता है वह हमारे देश में कैसा रहा है। अगर हम लोग पंचवर्षीय योजनाओं का अध्ययन करें तो प्रथम पंचवर्षीय योजनाओं से 10वीं पंचवर्षीय योजनाओं के बीच में पूरे इस काल में हमारे देश में जो व्यापार शेष था वो ऋणात्मक था, नेगेटिव था। सिर्फ 5वीं पंचवर्षीय योजना ऐसी थी जो 1974 से 79 चली थी, जिसमें हमारा व्यापार शेष धनात्मक था, पॉजिटिव था। आज हम लोग पढ़ेंगे भुगतान शेष। भुगतान शेष का अर्थ क्या होता है? भुगतान शेष का अर्थ होता है अर्थव्यवस्था के सारे निवासियों का शेष विश्व व्यवसायियों के साथ एक निश्चित अवधि के अंतरण में संपूर्ण आर्थिक लेन देन का एक विस्तृत लेखा जोखा या ब्यौरा। इस प्रकार विदेशों से देश को कुल प्राप्तियां एवं भुगतान के अंतर को ही भुगतान शेष कहते हैं। मतलब इस देश से विदेशों को जो देनदारी है और विदेशों से हमारी जो लेनदारी है, इनके बीच में जो अंतर होता है उसे हम भुगतान शेष कहते हैं। सामान्यतः अगर हम लोग देखें तो भुगतान शेष की परिभाषाएं जो इस प्रकार हैं। सबसे पहली परिभाषा जो है वो बेनहम के अनुसार से, प्रोफेसर बेनहम के अनुसार से है। प्रोफेसर बेनहम का कहना है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ ए कंट्री इज ए रिकॉर्ड ऑफ मॉनेटरी ट्रांजैक्शन ओवर ए पीरियड विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। किसी देश का भुगतान संतुलन किसी दिए गए समय में सारे संसार के साथ उनके लेन देन का लेखा है। प्रोफेसर जेम्स इनग्राम के अनुसार से भुगतान संतुलन उन सभी आर्थिक सौदों का संक्षिप्त लेखा है जो एक देश के निवासियों तथा शेष विश्व के बीच एक निश्चित समय में किया जाता है। The balance of payment is a summary record of all economic transactions between the resident of one country and the rest of the world during a given period of time. भुगतान शेष के को अगर हम लोग अध्ययन करें तो किसी भी देश के जो भुगतान शेष का जो लेना देना है उसके मुख्य रूप से 3 वर्ग होते हैं। सबसे पहला दृश्य वस्तुएं, दूसरा अदृश्य वस्तुएं और तीसरा एक पक्षीय अंतरण। दृश्य वस्तुएं या दृश्यमान वस्तुओं में उन वस्तुओं के आयात और निर्यात के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं जो दृश्यमान है एवं मूर्त है, टेंजेबल है, विजिबल है, टेंजेबल है, और इनकी ये मुख्य रूप से भौतिक वस्तुएं होती हैं और इनका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में यह शामिल होते हैं। दूसरे जो है अदृश्य सेवाएं हैं, जैसे विश्व के विभिन्न आर्थिक लेन देन हैं जो अदृश्य मद में होती हैं, जिसे हम लोग सेवाएं कह सकते हैं। इसमें विभिन्न प्रकार के ऐसी वस्तुएं आएंगी जो अदृश्यमान नहीं हैं एवं मूर्त नहीं हैं, जैसे साधन सेवाएं एवं विभिन्न प्रकार की सेवाएं जैसे बैंक, परिवहन, ब्याज इत्यादि। इसके बाद आएगा तीसरा, जिसे हम लोग अतिरिक्त शेष कहते हैं या यूनिलैटरल ट्रांसफ़र कहते हैं, जिसमें पूंजी का हस्तांतरण शामिल होता है, यहाँ से विदेशों में या विदेशों से देश में। तो अर्थात ये इसके 3 मद होते हैं, दृश्य मदे, अदृश्य मदे एवं पक्षीय अंतरण। भुगतान शेष की मदें को अगर हम लोग व्यक्तिगत रूप से अध्ययन करें, जैसे सबसे पहला दृश्य मदें हैं। दृश्य मदों के अंतर्गत सारी भौतिक वस्तुएं, फिजिकल आइटम्स आते हैं। इसके अंतर्गत सारे वस्तुएं आते हैं जिन्हें हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, और वह एक जिनमें सीमा अधिकारी देखकर प्रमाणित कर सकते हैं। कस्टम ऑफिसर्स जो हैं वो उसको देखेंगे और उसको प्रमाणित करेंगे कि हाँ भाई ये वही वस्तु है जिसका आदान प्रदान होने जा रहा है।
इसके बाद आते हैं आपका अदृश्य मदें। अदृश्य मदों के अंतर्गत उन सारी वस्तुओं का आदान प्रदान होता है जो मूर्त नहीं हैं, अमूर्त हैं, जिसे सीमा अधिकारी छू नहीं सकते हैं, जो एक सीमाएं होती हैं। अदृश्य मदों में जहाजरानी व्यवस्था, बैंकिंग व्यवस्था, बीमा व्यवस्था या यातायात संचार संबंधी व्यवस्थाएं या विभिन्न प्रकार की सेवाएं शामिल होती हैं। और तीसरी होती है एक पक्षीय अंतरण, जिसके अंतर्गत होते हैं वैसी मदें जिनमें बदलने से प्राप्त करने वाले को कुछ भी लेना नहीं पड़ता, जैसे उपहार हुआ, प्रेषणाएँ, अनुदान, क्षतिपूर्ति। उसके बाद चौथी मद जो होती है, जिसे हम लोग कहते हैं पूंजी अंतरण, जिसे कैपिटल ट्रांसफ़र कहते हैं, जिसके अंतर्गत पूंजी प्राप्तियां एवं पूंजी भुगतानों को रखा जाता है। पूंजी प्राप्तियों को क्रेडिट में रखा जाता है और पूंजी भुगतान को डेबिट में रखा जाता है। भारत में एक पक्षीय अंतरण को अदृश्य मदों में शामिल किया जाता है। तो हम लोग देखते हैं कि भुगतान शेष के अंतर्गत यह 4 मदें आती हैं। अब भुगतान शेष के प्रकार क्या क्या हैं? तो भुगतान शेष मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं अनुकूल भुगतान शेष, प्रतिकूल भुगतान शेष और तीसरा संतुलित भुगतान शेष। पहला फेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट, सेकेंड अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट और तीसरा बैलेंस्ड बैलेंस ऑफ पेमेंट। अनुकूल भुगतान शेष या फेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है? अनुकूल भुगतान शेष में का अर्थ होता है कि अदृश्य एवं पूंजी अंतरण के मदों का निर्यात उनके आयात से अधिक होता है तथा उनके अंतर को अनुकूल भुगतान शेष कहते हैं। जब दृश्य अदृश्य पूंजी सभी जो मदें हैं, दृश्य अदृश्य पूंजी अंतरण के सभी मदों का निर्यात अधिक हो रहा है उनके आयात से, तो वो हो जाएगा आपका अनुकूल भुगतान शेष। वहीं प्रतिकूल भुगतान शेष होता है जब दृश्य अदृश्य एवं पूंजी हस्तांतरण का निर्यात कम होता है आयात से, तो उसे हम लोग प्रतिकूल या अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं। जैसे कि हम लोग पिछला बार में देखे कि इंडिया का सारा नेगेटिव था, मतलब इंडिया का अनफेवरेबल था। लास्ट है संतुलित भुगतान शेष, जिसके अंतर्गत दृश्य अदृश्य एवं पूंजी हस्तांतरण के मदों का निर्यात एवं दृश्य अदृश्य पूंजी अंतरण के मदों का आयात दोनों एक दूसरे के समान होता है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? बैलेंस्ड बैलेंस ऑफ पेमेंट या संतुलित भुगतान शेष। भुगतान शेष के खाते, भुगतान शेष के 3 खाते होते हैं, जैसे है चालू खाता करंट अकाउंट, पूंजी खाता कैपिटल अकाउंट और अन्य मदें अदर आइटम्स। चालू खाता करंट अकाउंट, चालू खाते से क्या समझते हैं हम लोग कि अल्पावधि में विदेशी विनिमय की प्राप्तियां एवं भुगतान के विवरण को हम लोग इस खाते में लिखते हैं और एंट्री करते हैं। सामान्यतः भुगतान शेष के चालू खाते में दृश्यमान वस्तुओं का आयात निर्यात तथा व्यापार शेष अदृश्यमान सेवाओं का आयात निर्यात तथा एक पक्षीय अंतरणों का संपूर्ण विवरण होता है। ये सभी मदें जो होती हैं वो एक निश्चित समय से संबंधित होती हैं और एक फ्लो प्रवाह में होती हैं। चालू खाते में लेखा निम्न प्रकार का होता है। कैसा होता है? वस्तुओं तथा सेवाओं के निर्यात से तथा उनके एक पक्षीय हस्तांतरण से प्राप्त विदेशी मुद्राओं को चालू खाते लेनदारी के पक्ष में रखा जाता है। वहीं वस्तुओं व सेवाओं के आयात तथा एक पक्षीय अंतरण के लिए किए गए विदेशी मुद्रा के भुगतान को चालू खाते के देनदारी में रखा जाता है। इनका स्वरूप जो होता है ये मैं अगले वीडियो में आपसे शेयर करूंगी। चालू खाते के तत्व, कंपोनेंट ऑफ करंट अकाउंट। चालू खाते के क्या क्या तत्व होते हैं? सबसे पहला तत्व होता है दृश्य भौतिक वस्तुओं का निर्यात तथा आयात।
जिसे हम लोग कहते हैं एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ विजिबल फिजिकल गुड्स। ये सभी वह भौतिक वस्तुएं होती हैं जिन्हें हम छू सकते हैं, देख सकते हैं और इनका आयात निर्यात होता है, उन्हें चालू खातों में शामिल किया जाता है। सेवाएं जो अदृश्य मदे आती हैं, इनका आयात निर्यात दैट इज़ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विस इनविजिबल आइटम्स, जैसे गैर साधन सेवाओं को भी चालू खाते में शामिल हम करते हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग कह सकते हैं जहाजरानी, बीमा, पर्यटन, बैंकिंग, परिवहन, ये सब की सेवाएं आ सकती हैं। तीसरी जो होती है एक पक्षीय हस्तांतरण या यूनिलैटरल ट्रांसफ़र। एक पक्षीय हस्तांतरण में जैसे उपहार, भेंट, अनुदान, प्रेषणाएँ, क्षतिपूर्ति आदि को शामिल किया जाता है। गिफ्ट्स एंड डोनेशंस को शामिल किया जाता है। पूंजी खाता जिसे हम लोग कहते हैं कैपिटल अकाउंट, वो क्या होता है? भुगतान शेष के पूंजी खाते में वे सभी अंतर्राष्ट्रीय लेन देन को शामिल किया जाता है जो पूंजी प्राप्तियां एवं भुगतान से जुड़े स्टॉक की मात्रा में परिवर्तन को प्रकट करती है। अतः हम ये कह सकते हैं भुगतान शेष पूंजी खाते में पूंजी प्राप्तियां एवं पूंजी भुगतानों को लिखता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अगर हम देखें तो लघुकालीन एवं दीर्घकालीन सभी प्रकार की पूंजी हस्तांतरण होते हैं जिसे कि पूंजी खाते के अंतर्गत लिखा जाता है। हम अन्य शब्दों में से इस प्रकार कह सकते हैं कि पूंजी खाता एक वित्तीय अंतरण से संबंधित होता है जिसमें उनका आय, उत्पादन एवं रोजगार पर सीधा प्रभाव नहीं पड़ता है। इसके बाद हम देखते हैं कि पूंजी खाते के क्या क्या तत्व होते हैं। अगर हम पूंजी खाते के तत्व के बारे में चर्चा करें तो इसके मुख्य रूप से जो तत्व होते हैं वो करीब 9 तत्व होते हैं, जिसमें हम लोग देख सकते हैं सबसे पहला तत्व है निजी व्यवहार। परिवार, क्षेत्रों, फर्मों, गैर सरकारी संस्थाओं तथा विभिन्न प्रकार के परिसंपत्तियों का जो लेन देन होता है, क्रय विक्रय होता है, वह इस खाते के अंतर्गत आता है। निजी व्यक्तियों एवं संस्थाओं द्वारा दायित्वों को प्रभावित करने वाले लेन देन को हम लोग इस खाते के अंतर्गत लिखते हैं। दूसरा होता है सरकारी व्यवहार। सरकार एवं उनकी एजेंसियों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर परिसंपत्तियों का क्रय विक्रय, लेन देन सब शामिल किया जाता है। तीसरा होता है प्रत्यक्ष निवेश। इसके अंतर्गत विदेशी सरकारों व कंपनियों द्वारा घरेलू बाजार में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किया जाता है तथा घरेलू सरकारों द्वारा कंपनियों द्वारा विदेशों में प्रत्यक्ष निवेश पूंजी खाते के अंतर्गत कहते हैं। तो डायरेक्ट इन्वेस्ट क्या करते हैं? विदेशी सरकार हमारी कंपनियों पर अगर निवेश करेंगे तो वो प्रत्यक्ष निवेश में विदेशी निवेश में डालेंगे, और हमारी कंपनी अगर विदेशी कंपनियों पर हमारे सरकार विदेशी कंपनियों पर निवेश करेंगे तो भी उसको हमने प्रत्यक्ष निवेश के खाते में डालेंगे। इसके बाद आता है पत्राधार निवेश, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। विदेशी कंपनी के अंश, ऋण पत्र तथा विदेशी सरकार के बॉन्ड का लेन देन पूंजी खाते में ही शामिल किया जाता है। पूंजीगत अनुदान, कैपिटल ग्रांट्स। पांचवा है कैपिटल ग्रांट्स, पूंजीगत अनुदान। पूंजीगत जो अनुदान दिए जाते हैं बड़े बड़े, वो भी अगर हम दे रहे हैं तो डेबिट में और वो दे रहा है तो क्रेडिट में हम लोग डालते हैं। मुफ्त तथा सस्ती ब्याज दर पर विदेशों से ऋण, इंटरेस्ट फ्री और कंसेशनल लोन फ्रॉम फॉरेन। यदि विदेशी सरकार या अंतर्राष्ट्रीय संस्थान ने सहायतार्थ बिना ब्याज के या रियायती दर पर ऋण प्राप्त होती है तो इसे पूंजी खाते के अंतर्गत शामिल किया जाता है। इसके बाद आता है अनिवासियों द्वारा जमाएं, डिपॉजिट्स फ्रॉम नॉन रेसिडेंट। जो NRIs होते हैं, जो देश में नहीं रहते हैं, वो बाहर से अगर कुछ जमा करते हैं, कुछ पूंजी का हस्तांतरण करते हैं तो उसे इस खाते के अंतर्गत ही लिखा जाता है। सोने के स्टॉक व विदेशी मुद्रा भंडार में परिवर्तन, चेंज इन स्टॉक ऑफ गोल्ड एंड फॉरेन करेंसीज रिजर्व, इसे भी इस खाते के अंतर्गत लिखा जाता है। इसके अलावा अन्य मदे आते हैं
जिनके अंतर्गत पूंजी प्राप्तियां, अदर आइटम्स विच आर कैपिटल इन नेचर, उन्हें इसमें लिखते हैं। ये अन्य मद में क्या क्या आते हैं? उपरोक्त चालू खाते एवं पूंजी खाते में जो शामिल नहीं हो पाते हैं, लेकिन वो अंतर्राष्ट्रीय प्राप्तियां हैं एवं भुगतान है एवं उनको वो प्रभावित करता है, उन्हें इसके अंतर्गत लिखते हैं।